नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हम चर्चा आज चुनाव की करेंगे क्योंकि बंगाल में दूसरे दौर का मतदान खत्म हो चुका है। अब चर्चा ये होने लगी है कि बंगाल में सरकार किसकी बनने जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव हैं, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में पूरे देश की नजर पश्चिम बंगाल पर बनी हुई है। हर कोई यह जानना चाहता है कि बंगाल की स्थिति क्या है। बंगाल में क्या वाकई ममता वापस आ रही हैं या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा खेला वहां पर करने जा रही है। असल में अब अगर देखा जाए तो कुछ एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं। वो एग्जिट पोल क्या कहते हैं? बंगाल को लेकर मैट्रिक्स का अनुमान है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी को 146 से 161 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है। टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। अजीत मंडोला मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ कहेंगे अजीत जी? देखो यार, मुझे लगता है इस बार मनु जी ये जो एग्जिट पोल है इनकी भी बड़ी परीक्षा है, क्योंकि क्या बात कर रहे हैं आप? माना नहीं, ये भी बड़ी देखो, असम का तो चुनाव पहले दिन से तय माना जा रहा था कि असम में बीजेपी एक तरफा जीत रही है। उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। कांग्रेस ने तमाम गलतियां करी। पहले गौरव गोगोई को क्यों भेजा, जो पुराने नेता वहाँ संघर्ष कर रहे थे उनको क्यों हटाया, और प्रियंका गांधी को वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। मतलब तमाम गलतियाँ कांग्रेस ने करी। खैर, असम में चर्चा करेंगे, पहले बंगाल की बात करते हैं। बंगाल को लेकर अगर आप देखो, एग्जिट पोल जो आ रहे हैं सब बाउंड्री पे दिखा रहे हैं कि भाई 148 से 150-60 तक आएंगी, या टीएमसी को 125 से 130 मिलेंगी। मेरा मानना है ये है कि जिस तरह से वोटिंग हुई है और जिस तरीके से वहाँ पर अभी जो रिपोर्ट भी आ रही है कि सेकंड फेज में भी ठीक ठाक वोटिंग हो गई, मेरा मानना है ये एक तरफा इलेक्शन होना चाहिए। मतलब जिसको मिलेगा ठीक ठाक मिलेगा। अब वो किसे मिलेगा तो असल में 4 मई को मिलेगा, पता चलेगा। अब यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे, 1-2 एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि टीएमसी की सरकार बन सकती है, 2-3 दिखाएंगे कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा असम की तरह की ठोक के कि भैया इतनी सीटें आ रही है कि जिसमें कि कोई गुंजाइश ही ना बचे। कभी कभी क्या होता है जीत जी के व्यक्ति विशेष का प्रभाव होता है ना, वो भी देखा जाता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक रणनीति है चुनाव लड़ने की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों का भरोसा भी डिगा नहीं है। लोग मानते हैं कि अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब सच होगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई 4 तारीख को मैं शपथ ग्रहण से मैं शामिल होने के जा रहा हूं कलकत्ता। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा स्टेटमेंट, ये कोई छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है राहुल जी। अगर देश का प्रधानमंत्री ये भरोसा जता रहा है कि भाई बीजेपी की सरकार बन रही है, मैं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहा हूं, तो आप सोचिए कि जो एग्जिट पोल हैं या हम और आप बैठकर जो अनुमान लगा रहे हैं, उस अनुमान में आदमी थोड़ा सोच समझकर बोलता है। भाई ममता कह रही है कि आप देखिए, अभिषेक कह रहे हैं कि 4 तारीख को बात कर लेंगे, और मैं कहूंगा कि अमित शाह को 12 बजे बंगाल में ही रहे, कोलकाता में रहें, मैं उनसे पूछूंगा। तो मुझे लगता है राहुल जी, ये जो स्टेटमेंट है, बॉडी लैंग्वेज है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। देखिए, हमें याद है 2021 का जो चुनाव हो रहे थे, तब भी जो है कि उस बार जो कि 2 तारीख को रिजल्ट आ रहे थे। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा शानदार स्लोगन बनाया था, 2 मई दीदी गई। इस बार 4 मई को परिणाम आ रहा है। बीजेपी की तरफ से फिर से स्लोगन तैयार है, 4 मई दीदी गई। तो बिल्कुल डेट चेंज है और बाकी पूरा स्लोगन उसी रूप में है। हमें लग रहा है कि देखिए, फ्लोटिंग वोटर्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है ऐसे जगह पे जबकि कांटे के मुकाबले की स्थिति बन रही हो, और उन फ्लोटिंग वोटर्स को विश्वास दिलाना कि नहीं, आपका वोट बर्बाद नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग इस स्तर पे वोट करते हैं कि हम जीतते हुए उम्मीदवार को ही वोट दें। हम अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा वोट डालना बेकार होगा, या फिर हम तृणमूल कांग्रेस को दे रहे हैं और वो वोट डालना बेकार हो। इसलिए दोनों पार्टियां बिल्कुल डंके के चोट पे हर पार्टी दावा करेगी, और दोनों पार्टियां बड़ी आश्वस्त होकर कह रही है कि वो जीत रही है। लेकिन देखिए, जमीनी स्थिति जो मुझे समझ में आ रही है कि चूंकि 15 दिन मुझे संयोग से वहां रहने का मौका भी मिला, पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है अभी भी ममता बनर्जी के को लेके कई नाराजगी है वहां पे। उनको लेके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, युवाओं में रोजगार को लेके कई मामले भी हैं। लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने उस रूप में मुद्दा नहीं बनाया जितना मुद्दा उन्होंने हिंदुत्व के मामले को लेके बनाया। आप शुभेंदु अधिकारी जी के तमाम बयानों को देखिए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहा। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को मामला बनाया, उसके काउंटर में ममता बनर्जी ने जो है बंगाली अस्मिता के मामले को बड़ा प्रभावशाली ढंग से उठा दिया। फिर तो उन्होंने ये भी उठा दिया कि वही केंद्र बनाम राज्य संघात्मक व्यवस्था कि बंगाली के ऊपर जो है कि तरह से दिल्ली का आक्रमण हो रहा है, कई मामलों पे इस तरह से जो है ये नैरेटिव वहां पे बना। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मामला ये है, अभी भी मैं ये चीज कहूंगा कि आज का जो चरण का चुनाव है, जो सेकंड चरण के चुनाव है,
जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले बार केवल 18 जगह जो है कि वो अपना खाता खोल पाई थी। 4 जिलों में, 7 जिलों में से चुनाव आज हुए हैं, 4 जिलों में वो खाता भी नहीं खोल पाई थी। उस जगह पे बहुत ज्यादा उलटफेर, भारतीय जनता पार्टी इतना उलटफेर करेगी कि वो सत्ता में आ जाए, ये एक बड़ी कठिन सी स्थिति है। अमिताभ, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है कि 2021 की तुलना में ये जो चुनाव है, ये चुनाव बीजेपी बनाम टीएमसी का चुनाव ही नहीं है। ये चुनाव ममता हटाओ का चुनाव है और ये चुनाव कलकत्ता के, पश्चिम बंगाल के आम लोग लड़ रहे हैं। कलकत्ता का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप देखिए मनु जी, कलकत्ता के भीतर पोर्ट का इलाका बहुत सुरक्षित इलाका माना जाता है टीएमसी के लिए, लेकिन आप उस इलाके में देखिए कि जिन लोगों ने, ये नए वोटर्स की बात राहुल जी कर रहे थे, जो पुराने वोटर हैं, पिछले 40 साल में वोट नहीं कर पाए हैं उन इलाकों में। पिछले 3 चुनाव से लगातार उनके कॉलोनी के बाहर ये बता दिया जाता था कि आपको निकलना नहीं, आपका वोट पोल हो जाएगा। वो लोग इस बार कतार में लग करके वोट कर रहे थे, तो वो किसको वोट किए होंगे? और उसका एक कारण है कि पोर्ट के इलाके में एक समुदाय विशेष की राजनीति चलती थी। वहां इस बार पोलराइजेशन बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, वोटर घरों से निकले हैं। कलकत्ता से सटी हुई सीट हावड़ा उत्तर चले आइए, हावड़ा उत्तर में देखिए वहां की परिस्थिति 2021 और 2026 में, 21 में गुंडागर्दी बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। 26 में जितने गुंडे थे गली गली के, वो सब उठा लिए गए, कोई गुंडागर्दी नहीं है, लोग निकल के वोट कास्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं क्योंकि इस बार, पिछली बार जो घटना हुई थी चुनाव में, वो वाकई इस बार बहुत कम हुई है। कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं, लेकिन चुनाव में बंगाल में अगर ये सब नहीं हो तो लगता नहीं है कि बंगाल का चुनाव है। सौगत राय सांसद टीएमसी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सुधांशु मित्तल मेरे साथ मौजूद हैं। सौगत जी, मुझे लगता है कि दूसरे चरण का मतदान भी अब खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल से बहुत सारे कह सकते हैं कि लोग सीटों के जरिए अनुमान लगा रहे हैं कि भाई क्या सरकार बन रही है, किसकी बन रही है। बहुत सारे एग्जिट पोल कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपका राजनीतिक अनुभव, आपका अनुमान क्या कहता है? सौगत जी। मेरा अनुभव और अनुमान दोनों ये है कि तृणमूल कांग्रेस जीत रहा है, कंफर्टेबल मेजॉरिटी होगा और ज़्यादा परसेंटेज भी तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में आएगा। मैं एग्जिट पोल देखा है, जीत रही है तो उसके पीछे के कारण क्या, सौगत जी? एक तो है कि लोगों का एक तो रिएक्शन है। हाँ, लोग नाराज थे एसआईआर को लेके, इसलिए अब लोग समझते हैं कि ममता बनर्जी गरीबों के लिए अच्छा कदम उठाए, इसलिए होगा। सुधांशु मित्तल मेरे साथ हैं। सुधांशु जी, मैं देख रहा हूँ एक पीपल्स पल्स जी। हाँ, सुधांशु मित्तल जी भी मेरे साथ हैं। सुधांशु जी, सौगत राय साहब कह रहे हैं कि भाई एसआईआर से लोग बहुत परेशान हुए, बहुत नाराज हुए। दूसरा, ममता दीदी की जो सरकार है, उसकी नीतियां हैं वो गरीबों के लिए काफी लाभान्वित रही हैं। बहुत सारी लक्ष्मी भंडार जैसी बहुत सारी योजनाएं, ये एक बड़ा कारण होगा अगर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार दोबारा वापस आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए सुधांशु जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज जी। अगर मैं इसका विश्लेषण करूं तो उसमें 2-3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से भाजपा को इतना बड़ा जनादेश बंगाल में मिलने वाला है। एक तो जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता जी ने अपनाई, जिस तरह उसका, मैं तो इसको कहता हूँ बांग्लादेशीकरण, वहां पे इन्होंने इतनी, मतलब सेक्युलरिज्म के नाम पे अगर कोई कम्युनल पॉलिटिक्स किसी ने करी है तो ममता जी ने करी है, और एक घुटन का माहौल बना दिया हिंदुओं के लिए वहां पे, और जिसकी कि स्वाभाविक तौर पे उसकी प्रतिक्रिया हो रही है। ये एग्जिट पोल जो है ये भाजपा के तो है नहीं। अच्छा, किसी भी राजनीतिक संगठन के लिए जो हार रहा होगा वो यही कहेगा कि जब डब्बे खुलेंगे तब पता लगेगा। तो इसलिए स्वागत राय जी का कहना कि हम लोग जीत रहे हैं स्वाभाविक तौर है, उसमें मैं कैसे मान लेंगे कि वो नहीं जीत रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी को सिर्फ पिछले इलेक्शन में 77 सीटें मिली थी, आज इतनी बड़ी सफलता जो सामने दिखाई जा रही है, उसके पीछे कारण है। जी
लगता है बड़ा कारण है। स्वागत साहब, सुधांशु मित्तल उसके तो दावा कर रहे हैं कि उसके पीछे सरकार सरकार- वहां बीजेपी की बन रही है। कारण तो ममता जी खुद है। उनका दुशासन वहां लोगों से नाराज हैं, जिन्होंने हर चीज में उनके जीवन पे अंकुश रख रखा था, दबंगी और गुंडाई से। आप कल्पना कीजिए, स्वागत जितना जी। आपको क्या रोजगार है नहीं, विकास है नहीं, उद्योग है नहीं, गुंडाई वहां पर है, और सरकार ने ऐसा कुछ खास दिखाया नहीं। तो जो जनता राज्य वहां थे चुन जहां कर पे आएगी। हमेशा इसलिए violence होती थी, एक सुधांशु केरल मित्तल था कह और रहे हैं एक कि साहब बंगाल था। सरकार तो बीजेपी दोनों की बन रही है। 15 साल के शासन में उन्होंने जो सुधांशु वायदे जी, हैं, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही और है, बीच इसीलिए बीच जो में है कट रही लोगों है। ने उनकी बात पे विश्वास करना छोड़ दिया। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बीच में कट रही है। सौगत राय साहब, सुधांशु जी तो दावा कर रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है। ये तो उनको आशा है, इसको बोलता है डे ड्रीमिंग, दिन में सपना देखना। अच्छा, और वो कुछ फॉल्स एग्जिट पोल बनाए हैं और वो लोग दिखा रहे हैं कि बीजेपी अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं होगा, तृणमूल जीतेगा। मतलब ये आपको भरोसा है कि तृणमूल ही जीतेगी? एकदम। लेकिन लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई या तो ममता जीतेगी, या ममता का कुशासन जो है, जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है, कि ममता का जो कुशासन इस बार ममता, मतलब चुनाव ममता के इर्द गिर्द ही है। क्या बोल रहे हैं? लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि भाई चुनाव ममता के इर्द गिर्द है, या तो ममता का सुशासन या फिर ममता का सुशासन। ममता का सुशासन रहा। पश्चिम बंगाल में ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, यहाँ महिलाओं का सुरक्षा ज्यादा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो महिलाओं के मुद्दे को ही बड़ा बनाया, महिला सशक्तिकरण को बड़ा बनाया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम में टीएमसी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोल सकता है। मुझे पता नहीं, तृणमूल आगे है, मैं इतना कह सकता। मैं समझ गया, तृणमूल आगे है। सुधांशु जी, मतलब कुछ है नहीं है, उनका कहना है कि आप दिन में सपने देखते रहिए, भारतीय जनता पार्टी का है झूठ बोलना, 2-4 एग्जिट पोल को आगे करके सीटें दिखाना, लेकिन कुछ है नहीं है, सरकार तो टीएमसी की ही है। जी कि वो मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने देखने का उनको पूरा हक है, क्योंकि कोई जना ये मानने को तैयार नहीं है कि मेरी शिकस्त होने वाली है। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सुधांशु जी, आपकी आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि मेरे जो दोनों मेहमान हैं उनकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही है। हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार एग्जिट पोल हैं उन पर नज़र डाल देते हैं कि आखिर एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के जो नंबर्स आ रहे हैं वो वाकई मुझे लगता है 4 तारीख से पहले ही वो इस चर्चा को बल दे रहे हैं, एक बड़ी उथल पुथल सी दिखा रहे हैं जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि जो एग्जिट पोल हैं उनके नंबर अगर आप देखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे एग्जिट पोल हैं, चाणक्य की बात कर लेते हैं, वो 150 से 160 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए पोल ऑफ पोल्स, यानी कि जितने भी एग्जिट पोल हैं उन सबको मिला के हमने पोल ऑफ पोल्स बनाया, एजेंसी भी है यहाँ पर कौन सी पार्टी है। अगर आप मैट्रिक्स को देखें तो बीजेपी को 140 से 161 दे रही है, टीएमसी को 123 से 140 सीट दी जा रही है, और अदर में 6 से 10 सीटें। चाणक्य टुडे 150 से 160 सीटें बीजेपी को दे रहा है, और 130 से 40 सीटें टीएमसी को दे रहे हैं। 5 सीटें अन्य को जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
दैनिक भास्कर ने भी इसमें सर्वे किया है, वो बीजेपी को 155 सीटें दे रहा है। ये जो नंबर है वो चौंकाने वाला है। और टीएमसी को 127 यहां पर सीटें जाती हुई दिख रही हैं, 6 नंबर अन्य को दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है अगर अजीत जी ये नंबर हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चर्चा, एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ा कैनवस पश्चिम बंगाल में भी और मुझे लगता है कि देश में भी। बिल्कुल, ये जो अभी 3 जो एजेंसीज दिखा रही हैं उसमें तो ये है कि बीजेपी की आराम से सरकार बन रही है, और बीजेपी की आराम से सरकार बनती है अगर 4 मई को भी, तो ये देश की राजनीति पे असर डालेगा। ये असर इस लिहाज से डालेगा कि पूरा विपक्ष के लिए एक ये बड़ा झटका है, क्योंकि विपक्ष का जो मनोबल पहले ही टूटा हुआ है, और बंगाल के हारने के बाद तो विपक्ष पूरी तरीके से जिसे कह सकते हैं कि वो उसके लिए एक बड़ी उलझन हो जाएगी कि वो क्या करें। क्योंकि जब बंगाल के जैसे राज्य में जहाँ की ममता बनर्जी के पास कैडर है, कार्यकर्ता हैं, संगठन है और तमाम एक वोट बैंक भी है, सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर वो बीजेपी वहाँ पर चुनाव जीत रही है, तो फिर आप सोचो कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा, आप सोचो कि उत्तराखंड में क्या होगा, पंजाब फिर बीजेपी के लिए चुनौती बन जाएगा। पंजाब में उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। अगर बंगाल निकाल लेती है तो फिर तो मेरा मानना है मन्नू जी कि फिर देश की राजनीति में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिलेगी। बीजेपी पता चलेगा आपको कि लगातार जीतते जा रही है राज्यों का चुनाव, उसके लिए कोई भी राज्य फिर चुनौती नहीं रहेगा। राज्य में जीतने का मतलब, अगर बंगाल में आप सोचिए कि इतनी बड़ी टफ फाइट दी ममता बनर्जी ने, और बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि हम जीत रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी। और ये हालांकि मैं अभी भी इस बात से थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ कि सब लोग 150-60 पे टिके हुए हैं। जितने एग्जिट पोल आ रहे हैं 150-60 पे दे रहे हैं। जो वोटिंग जिस हिसाब से बम्पर वोटिंग हुई है, वो वोटिंग तो ये दिखा रही है कि भाई जिसको भी वोट देने निकला है आदमी, चाहे वो बीजेपी को देने निकला या टीएमसी को देने निकला है, उसने कहीं ना कहीं एक तरफा वोटिंग करी है। ये एक तरफा वोटिंग की और वही समझ में नहीं आ रहा कि वही जब समझ में नहीं इतना आ रहा। ज्यादा मतदान हुआ है, और जब बहुत ज्यादा मतदान होता है तो एक फिर ये तरफा- माना जाता है कि एक तरफा इलेक्शन। बीच का खेल नहीं है, या तो खेल इधर है या खेल उधर है, लेकिन यहां पर कुछ बीच में अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए बड़ा अजीब सा संकेत लग रहा है। मेरे साथ पद्मश्री काजी मासूम अख्तर मेरे सहयोगी ने, उनसे बातचीत की, एक बार उनको सुन लेते हैं। काजी मासूम अख्तर मेरे साथ मौजूद है। काजी साहब, साहित्यकार हैं आप। साहित्यकार में कहा जाता है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो साहित्यकार हैं, गायक हैं, कलाकार हैं, उनका बड़ा प्रभाव भी होता है और वो बंगाल को बहुत बेहतर तरीके से, बंगाल की राजनीतिक नब्ज को भी समझते हैं। तो पश्चिम बंगाल क्या कहता हुआ आपको दिख रहा है? पहले थैंक्स टू इंडिया न्यूज, आई नो द ग्राउंड रियलिटी ऑफ बंगाल पॉलिटिक्स फ्रॉम द वेरी लॉन्ग टाइम। हमको जो बोलना है, अभी जो इलेक्शन, जो नतीजा जो आने वाला है, अभी जो पूल हुआ है, वो क्या है? थक गए थे बंगाल का आदमी, बंगाल का जो आम आदमी, वो थक गए थे इतना दिन से। क्योंकि जो तरक्की एक तो स्टेट का होना चाहिए, आत्मनिर्भरशील बंगाल जैसे होना चाहिए, वो सपना चला गया आंखों का सामने से। जो बंगाल बीजेपी जो ऑर्गेनाइजेशन है, और भी अच्छा उसको रिजल्ट मिलता अगर सही तरीके से पॉलिटिक्स को सही तरीके से यूटिलाइज करते। तो जो नॉन इशू है, कभी कभी उसको इशू बनाया, जो इशू है उसको नहीं लिया, इशू नहीं बनाया, ऐसा कुछ बात है। क्योंकि यहाँ का जो आम आदमी है, जो वोटर है, इधर रूठा हुआ है, इधर रो रहा है बंगाल का सिचुएशन देखकर, सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। अभी जो 4 दिन बाद जो इसके हिसाब से तो मुझे लगता है जो आप बता रहे हैं कि बंगाल की ये नब्ज है, तो इसके हिसाब से तो बीजेपी को 200 पार चला जाना चाहिए था। ये तो बात है, मगर 35% यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, 35% पॉपुलेशन मुस्लिम का है। वो मुस्लिम पॉपुलेशन के अंदर एक बड़ा परसेंटेज को दूधेल गाय बना दिया। जो गाय दूध देता है ना, ऐसे बना दिया ममता बनर्जी ने। वो लोग का ऐसा भड़का दिया, एक तो बाइनरी बनाया, जो बीजेपी आएगा तो सर्वनाश हो जाएगा मुस्लिम लोग को। ये यहाँ का मुस्लिम बैकवर्ड है पूरा इंडिया में, जितना सारे मुस्लिम है। एज पर सच अ कमिटी रिपोर्ट
पूरा इंडिया में जितना सारे मुस्लिम है वो लोग का सोशल स्टेटस, इकोनॉमिकल स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस है, उसका अनुसार सबसे पिछड़ा वर्ग है बंगाल का मुस्लिम, बंगाली मुस्लिम है एज पर सच आवर कमिटी का रिपोर्ट। तो ये जो मुस्लिम है ये मुस्लिम को भड़काया, मिसगाइड किया। ममता बनर्जी का एक तरीका आता है कैसे मुस्लिम लोग को मिसगाइड करना पड़ता, कैसे इसका ये लोग का इमोशन को, रिलीजियस इमोशन को लेकर खिलवाड़ कर सकता। मैं समझ गया, मैं यही जानना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका करूंगा। बहुत कई सारे महत्वपूर्ण विषयों पर आपने नजर डालने की कोशिश की। राहुल लाल मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं ये तो बीच का मामला लग रहा है, और अजीत मेंदोला कह रहे हैं कि जिस तरीके से पोलिंग हुई है, लोगों में उत्साह दिखाई है, देश भर के तमाम जो पश्चिम बंगाल के लोग देश भर के दूसरे राज्यों में हैं वो 20,000 25,000 का टिकट करा के सिर्फ वोट डालने आए हैं कि भाई हम वोट डालने। हालांकि किसी का कहना है कि मैं बंगाल को बदलते हुए देखना चाहता हूं, कोई ये कह रहा है कि नहीं साहब SIR का बहुत डर है कि अगर मैंने इस बार वोट नहीं दिया तो मेरा नाम कट जाएगा। ये भी चीजें हैं, लेकिन यहां पर अगर इतना पोल हुआ है और लोग इस उम्मीद के साथ वोट कर रहे हैं तो मुझे लगता है खेल या तो इधर होना चाहिए उधर होना चाहिए। लेकिन ये जो एग्जिट पोल हैं ये तो कहानी कुछ और ही बयां कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल के ऊपर दबाव है कि वो बहुत ज्यादा गलत ना हो, सही हो या बहुत ज्यादा गलत होने का ना दबाव। एग्जिट पोल कंपनी इस बात की चिंता करती हैं क्या? क्योंकि बहुत से लोग करते हैं कि वो दबाव में भी काम कर रही है, जैसा कि अभी सौगत राय भी कह रहे थे। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, देखिए इस पूरे प्रकरण में क्योंकि जिस तरह से वहां पे 93% का वोटिंग होना कोई सामान्य चीज नहीं है, एक बहुत ही असामान्य चीज है। और उस स्थिति में देखिए, कोई अपने मताधिकार को बचाने के लिए गया, कोई अपने नागरिकता को बचाने के लिए भी गया, वो वहां पे जाके सर वो कोई नोटा का बटन तो दबाने वाला नहीं है वो। तो इतने बम्पर वोटिंग में वो किसी न किसी का समर्थन करने के लिए और किसी न किसी का विरोध करने के लिए पहुंच रहा है मैदान में। ऐसे स्थिति में जो आंकड़े दिख रहे हैं यहाँ पे कि एक तरह से कि विपक्ष को, ममता बनर्जी को 125 के आसपास के एवरेज सीटें और भारतीय जनता पार्टी को जस्ट जो है कि बहुमत के पास पहुंचते हुए दिखाया जा रहा है। हाँ। इस प्रकार के आंकड़े बड़े मुश्किल हैं। इस प्रकार के प्रचंड मतदान प्रतिशत में पश्चिम बंगाल ने एक इतिहास रचा है यहाँ पे मतदान प्रतिशत के मामले में, और वो हम लोगों ने देखा भी है। आज जब सेकेंड चरण के मतदान हो रहे थे, अलग अलग जगहों पे बूथों पे 5 बजे से ही लोग लाइनों में लग गए थे, जबकि 7 बजे से मतदान बूथ खुलने थे। तो इसलिए ये आंकड़े इस रूप में रहेंगे, इसकी संभावना बड़ी कम है। हमें लग रहा है कि जो अभी भी स्थितियां हैं वहां पे ममता बनर्जी के लिए बंगाल जो है एक बड़े अभेद्य दुर्ग की स्थिति में बनी हुई है। क्योंकि देखिए, उनकी पूरी रणनीति क्या रही, अगर उनकी रणनीति को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत ज्यादा जो प्रभावशील वाला जगह रहा था, उत्तर बंगाल जो उनका गढ़ रहा था उनका, उन जगहों पे एक तरह से सेंधमारी की कोशिश थी। चाहे जो दार्जिलिंग के क्षेत्र में या दूसरे अन्य क्षेत्रों में जो बीजेपी परंपरागत तौर पर जीतती हुई रही है बहुत लंबे अरसे से, चंद्रवंशी वोटर्स जो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल परंपरागत किस्म के वोटर होते थे, वहां पे सेंधमारी है। मतवा समुदाय के लोगों के बीच में टीएमसी की तरफ से सेंधमारी की कोशिशें हैं। हालांकि उसके स्थान पे भारतीय जनता पार्टी ने भी कोशिश की है कि दक्षिण बंगाल जो टीएमसी का बिल्कुल गढ़ है वो वहां पे सेंधमारी करे। उस जगह पे कुछ वोटों को, जो आज वाले चरण में जहां पे चुनाव हुए हैं, उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी कैसे अपना प्रेजेंस दिखाए। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बीच में बिल्कुल ये कह लेना कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से जो है कि वहां पे चुनाव जीत रही है और तृणमूल कांग्रेस जो है कि सत्ता से बाहर हो रही है। क्योंकि देखिए, अभी भी आज भी जो हम लोग आंकड़े देख रहे हैं कि कम से कम 37 लाख लोगों ने जो है कि अलग अलग अपील ट्रिब्यूनल्स में जो है कि आवेदन किए थे वहां पे। उसमें से 1600 जो है कि आज कल भी देर रात जो है कि चुनाव आयोग ने जो है कि 1400 लगभग उम्मीदवारों की और सूची जारी की वहां पे। बिहार में SIR चुनावी मुद्दा नहीं बना था, लेकिन पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया जितनी दुरूह गति से हुई, जिस तरह से वहां पे ये प्रक्रिया काफी कठिन ढंग से जो है कि संपन्न हुई, उसमें कहीं न कहीं ये एक चुनावी मामला खुद ही बना है। बिहार में मैं समझ गया, मैं चर्चा करूंगा, बंगाल की भी चर्चा करूंगा, लेकिन पुडुचेरी बुरा मान जाएगा, उसके जो एग्जिट पोल बुरा मान जाएंगे। बोले बंगाल की चर्चा हो रही है, असम की चर्चा हो रही है। अरे हम भी एक राज्य है, ठीक है, छोटे हैं तो क्या सही। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सिस माय इंडिया का जो अनुमान है पुडुचेरी को लेकर, उसमें बीजेपी गठबंधन को 16 से 20 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस गठबंधन को 6 से 8 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें मिलती जा रही हैं। ये ऐसा राज्य, मुझे लगता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ये ऐसा राज्य है जिसके चुनाव के बारे में, जिसके चुनाव के समीकरण के बारे में, जिसके चुनाव के एग्जिट पोल के बारे में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अजीत जी, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। सम्मान पुडुचेरी का भी नहीं, पुडुचेरी को सम्मान है। बीजेपी ने सरकार बनाई है, बनाने जा रही है एग्जिट पोल के हिसाब से,
और देखो यार मन्नू, मैं ये गौर कर रहा हूँ कि जैसे आप असम को, पुडुचेरी को और केरल को और ये जो देख रहा हूँ जिसमें कि तमिलनाडु में और असम में तो जो सत्ताधारी पार्टी है अपनी सरकार की वापसी कर रही है और पुडुचेरी में भी वापसी कर रही है। 2 स्टेट है बंगाल और केरल में जहाँ सत्ता बदल रही। देखो बंगाल को लेकर जिस हिसाब से एग्जिट पोल आ रहे हैं, मेरा मानना है कि ये तो अगर बीजेपी जीत रही है जिस हिसाब से लग रहा है, तो मेरा मानना है बीजेपी 200 पार जाएगी जी, 200 से नीचे नहीं रहेगी। ये सारे, क्योंकि अभी एक एग्जिट पोल को मैं देख रहा था, उसने तो 200 क्रॉस करा दिया बीजेपी को। अच्छा, हाँ 200 क्रॉस करा दिया है। अब ये डोला सेन सांसद टीएमसी मेरे साथ जुड़ गए, उन्हीं से पूछ लेते हैं। डोला जी, एग्जिट पोल आ गए होंगे, आपकी भी नजर पड़ गई होगी नंबर्स पर, लेकिन ये बहुत सारे एग्जिट पोल हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को बहुमत के पास पहुंचा रहे हैं, तो वाकई बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में हो रहा है क्या? 2 बात हम बोलेंगे, बुरा मत मानिएगा, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, आप बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। पिछले 12 साल 2014 ऑनवर्ड्स मोदी है तो मुमकिन है कि जमाने में मीडिया को परचेस किया गया। अच्छा, तो कोई भी मीडिया का हक नहीं है सत्य दिखाने का। सबको एग्जिट पोल दिखाना पड़ेगा कि बीजेपी आ रहा है सत्ते पे, लेकिन ये वास्तव में नहीं होगा। 2021 में भी दिखाया गया था, वो भी नहीं हुआ। आपकी बार 200 पार नहीं हुआ रियलिटी में। और दूसरा बात ये है, ये गणतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको सपना देखने का हक है। तो बीजेपी को भी ड्रीम करने का, सपना देखने का हक बनता है। हम सपनों के लिए उनको बेस्ट विशेस भी देंगे, लेकिन वो सपना तो सपना रहेंगे। तो रात को सपना देख लीजिए, दिन में 4th में आएगा और देखा जाएगा तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी जी की वोट परसेंटेज और सीट विल बी इंक्रीज्ड देन 2021। अच्छा, पिछली बार से ज्यादा सीटें बढ़ेंगी, पिछली बार से जो वोट परसेंटेज है वो भी बढ़ जाएगा। तो ये भी बता दीजिए कि अगर ये होगा तो इसके पीछे कारण क्या होगा? इसके कारण ये है, ओनली वन एंड ओनली ममता जी। क्योंकि 4 पॉइंट हम बोलेंगे बहुत जल्द। एक है, ममता जी इज अ ट्रू फाइटर। ममता जी, ये आम जनता को पता है। दूसरा है, ममता जी इज प्रो पीपल बाय हार्ट। ये भी आम जनता को पता है। कभी भी वो नेचुरल कैलामिटी से लेकर कोई भी मुसीबत में फंसे तो उसको ममता जी को उसके पास में मिलता है फिजिकली। थर्ड है, ममता जी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। पिछले 15 साल में हमारी पार्टी की भी बहुत सारे को वो जेल में डाले हैं इनडिसिप्लिन और कोई भी तौर पर। और फोर्थ है, वो एक चीफ मिनिस्टर है, बहुत अनलाइकली चीफ मिनिस्टर, who tried to give good governance impartially. That means 105 number of schemes उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से दिए आम जनता के लिए। वो 105 स्कीम्स के लिए सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल और बीजेपी के कोई भेदभाव नहीं है, सबको मिलता है। जो उनको गाली देते हैं उनको भी वो स्कीम मिलते हैं। ये है impartial, unlikely chief minister. So she is unlikely of mainstream politics in all respect. That's the reason behind she is inside the heart of the people, common people of Bengal. वो आम जनता के हृदय के अंदर रहते हैं। इसीलिए हम इस बार 2021 में था 49 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ऑफ वोट, इस बार उससे भी ज्यादा मिलेगा। और सीट था 217, उससे भी ज्यादा मिलेगा। एक इनके साथ तो डोला जी, इस चुनाव में आप 4 मई को देख लेंगे। इस चुनाव में बीजेपी के नेता, चाहे वो कार्यकर्ता हो, प्रदेश का नेता हो, पश्चिम बंगाल का नेता हो, देश का नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, हर किसी ने ये कहा कि भरपूर कटमनी चल रही है, करप्शन चरम पर है, केंद्र की कोई योजना लागू नहीं की गई है और पूरे बांग्लादेश को, यानी कि देशद्रोहियों को पश्चिम बंगाल में बसा कर रख दिया है। फिर ये क्या था? 3-4 पॉइंट हम जवाब में देंगे। अब बहुत 3-4 से ज्यादा प्रश्न किए हैं। पहला नंबर ये है, अगर कुछ काम नहीं हुआ तो पिछले 15 साल नहीं, पिछले 12 साल
2014 से 2026 क्यों मोदी जी लेड यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को, ममता जी की गवर्नमेंट को सब पॉइंट में, सब डिपार्टमेंट में, चाहे लेबर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पंचायत हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे चिल्ड्रेन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रेन हो, हर पॉइंट में क्यों उनको, चाहे सेफ्टी सिक्योरिटी हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, हर पॉइंट में उनको फर्स्ट प्राइज क्यों मिलता? यूनियन गवर्नमेंट की क्राइटेरिया में हर पॉइंट में पिछले 12 साल क्यों स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल को फर्स्ट प्राइज दिया गया? दूसरा हमारा पॉइंट ये है, अगर इधर पश्चिम बांग्लादेश बन चुके हैं तो जो 1,25 लाख को पहले डिलीटेड और एडजुडिकेटेड मिला के किया था, उसके बाद 33 लाख को इंक्लूड किया, तो अभी भी 92 लाख हैव बीन डिलीटेड और एडजुडिकेटेड एटसेट्रा। तो वो 92 लाख के अंदर और 1,25 लाख के अंदर एक भी नाम क्यों होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिस्ट बाहर करके हम लोगों को, कॉमन पीपल को नहीं दिया गया कि इस नाम वो 92 लाख के अंदर रोहिंग्या है, ये है बांग्लादेशी, ये है इंट्रूडर, ये है घुसपैठिया, क्यों लिस्ट नहीं दिया गया? इसका मतलब है वो नोटबंदी की तरह है। नोटबंदी के बाद 125 कॉमन सिटीजन का देहांत हुआ, लेकिन अरुण जेटली जी, वोट कितनी पड़ी थी? फाइनेंस मिनिस्टर एंड रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया कि जितने सारे करेंसी का खत्म किया गया था, कैंसिल किया गया था 2016 में, और जितने सारे करेंसी को नई तरीका से लाया गया था, वो दोनों का हिसाब बराबर, आप भी देख सकते हैं वो हिसाब बराबर। इसका मतलब ये था कोई भी काला धन वापस नहीं आया। जो बात प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया था वो सारे के सारे जुमला था। तो इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि क्यों ये वो नोटबंदी की तरह इस बार वोटबंदी में भी हमारे यहाँ का 225 कॉमन सिटीजन को हत्यारा हुआ, चाहे हार्ट अटैक में, चाहे टेंशन में, चाहे सुसाइड में। लेकिन इस बार भी कोई भी लिस्ट होम मिनिस्ट्री की तरफ से और कोई भी लिस्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिया गया। डोला जी, जो आपने बात कही है, डोला जी जो आपने बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही है, और आपकी बातों में अगर देखा जाए तो बहुत लॉजिक भी है, और मुझे लगता है इसका जवाब बीजेपी को देना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो बातें उठाई हैं बड़े गंभीर विषय हैं। सुधांशु मित्तल मेरे साथ हैं। सुधांशु जी, डोला जी जो बात उठा रही हैं उसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रही हैं, इसका जवाब तो मुझे लगता है बनता है। मनोज जी, बहुत जवाब देने बनते हैं जी। सबसे पहले जवाब ये देना बनता है कि जिस सरकार को, जिस नेतृत्व को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है प्रजातंत्र के लिए खतरा है, उस नेतृत्व का स्तर क्या होगा आप ये देखिए। मतलब कभी आपने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणी कर सकता है किसी सरकार पे, किसी व्यक्ति पे? ममता जी ने अराजकता की चरम सीमा पर उस राज्य को लाके खड़ा कर दिया। कानून व्यवस्था का मतलब गुंडाई, चुन चुन के तुष्टीकरण की राजनीति में मुसलमानों के साथ उनका जो उनका स्नेह रहा है, उससे जो है एवरेज बंगाल का जो व्यक्ति था वो त्रस्त था। खौफ, गुंडाई, प्रशासनिक अराजकता, ये चीजें जो थी ये इस राज्य की हॉलमार्क हो गई थी। इसी वजह से जो आप देख रहे हैं जितनी लार्ज परसेंटेज ऑफ वोटर है, क्यों हुआ? उसको पहली बार ये विश्वास है कि मैं खुल के वोट दे सकता हूं, और अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए वो घर से निकला है और उसने वोट दी है। मैं आपको कुछ गणित समझाना चाहता हूं। देखिए, टोटल पिछले साल 21 की जब ये बात करती है, अभी 48.4, ये 49 कह रही थी, वैसे वोट पड़ी थी 48.3 जी। मोटा मोटा 6 करोड़ वोट पड़ी थी, जिनमें की ममता जी को 2.25 करोड़ के करीबन वोट थी, और हमारा और ममता जी का 60 लाख वोट का डिफरेंस था। अब ये वोट कौन सी थी? ये वोट ये है जो SIR में कटी है। ये जो मर गए थे, फर्जी चले गए थे, उन सब की वोटें जो है
टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं गुंडाई करके तो वहां इसी वोट बात का तो आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने अध्ययन कर लिया था कि अगर एसआईआर लागू हो जाएगा तो ममता निपट जाएगी। क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे ये बताइए कि अगर जिस चुनावों में प्रजातंत्र के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात हो कि लोगों की जो जनादेश है वो नहीं होगा, तो गुंडाई करके वहां पे वोट फर्जी डलवा के आप जीत हासिल कर लें, ये प्रजातंत्र है क्या? और किसी भी स्वाभिमानी देश के लिए क्या ये चीज जो है ये स्वीकार्य हो सकती है? इसीलिए कोर्ट ने, देखिए एसआईआर का मामला कहां तक गया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, उच्चतम न्यायालय के सामने कितनी बार उसकी चर्चा हुई, गंभीरता से चर्चा हुई, थ्रेडबेर चर्चा हुई, और जब पाया गया कि जो करा जा रहा है वहां पे बिल्कुल सही करा जा रहा है, तभी तो वो चीज होनी हुई है। क्या हुआ? बिलबिलाहट किस बात की है? बार बार एसआईआर पर चट्टोपाध्याय, बनर्जी, बंदोपाध्याय, इसकी भी चर्चा चल रही है, बहुत सारी स्टोरीज भी आपने देखी होगी। अब टीएमसी इसी बात का तो जिक्र कर रही है ना कि भाई लिस्ट दे दो कि इतने रोहिंग्या हैं, इतने बांग्लादेश से आए हुए हैं, इतने वोटर फर्जी हैं। अभी चुनाव खत्म हो जाएगा, बंगाल में जिसकी भी सरकार बनेगी इस एसआईआर पर चर्चा ही बंद हो जाएगी। जैसे बिहार में कोई चर्चा नहीं कर रहा है ना, कोई पूछ भी नहीं रहा जिनके नाम कटे हैं नहीं कटे हैं। मनोज जी, एसआईआर के प्रति आक्रोशित कौन है? जी, बंगाल की जनता नहीं है। एसआईआर के प्रति आक्रोशित है टीएमसी। इसीलिए पहला शब्द आप सुनते हैं, बंगाल के लोग जो है एसआईआर के खिलाफ वोट देने के लिए निकले। अरे कभी कोई निकलता है क्या? लोग निकलते हैं सरकार के खिलाफ या लोग निकलते हैं सरकार के पक्ष में। अच्छा, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि भाई अगर यही वोट यही सही है तो 200 पार होना चाहिए। मैं आपको कुछ एक और चीज बतलाना चाहता हूं। देखिए, जितना भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और साउथ का जितना बंगाल का एरिया है, उसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है भरमार, वो इतनी हो गई है, वहां जाइए तो आपको लगता है बांग्लादेश। हाँ, ये एक बड़ा विषय है, इसकी चर्चा चल रही है, आप सही बोल रहे हैं। और वो सीटें में चाहे कितनी भी कोशिश हो, वो सीटें तो उनकी पॉकेट है। ये तो स्टार्ट ही उस एडवांटेज से करते थे। सिर्फ जो जहां पे सही वोट की संभावना थी, वहां पे ये लोग फर्जी वोट डलवा के वहां जीतते थे। अब की बार जो सबसे बड़ा इनको नुकसान हुआ है उन सारी सीटों पे हुआ है। मैंने जैसे कहा कि टोटल हमारे इनके पीछे मार्जिन कितनी थी? 10% की मार्जिन थी, जिसमें कि 90% वोट तो इनको वहां पे उनके बांग्लादेशी इलाकों में मिले हैं। इसलिए ये सारा जो हुआ है, इसकी बिलबिलाहट ये है कि हम फर्जी वोट नहीं डलवा सकते, हम गुंडाई नहीं कर सकते, और लोग क्योंकि स्वतंत्रता से अपने मत की अभिव्यक्ति करेंगे, इसलिए स्वाभाविक तौर पे ऐसी सरकार के लिए तो खिलाफ वोट पड़ना। 15 साल में एक से मनोज जी एक चीज और कहना चाहता हूं, 15 साल में इस सरकार ने बंगाल को कहां लाके खड़ा कर दिया। बंगाल किसी जमाने में हिंदुस्तान का ताज था। द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया वाज कैलकाटा। इंडस्ट्री थी वहां पे, हर चीज था। उससे ज्यादा वाइब्रेंट इकोनॉमी किसी प्रदेश की थी नहीं। और कहां पहले लेफ्टिस्टों ने और 15 साल में ममता जी ने लाके कहां खड़ा कर दिया। इंडस्ट्री के नाम पे एक नहीं बची वहां पे सिर्फ अराजकता के अलावा वहां पे आपको कहीं दिखता है कोई वहां पे प्रगति दिखती है? वहां डेवलपमेंट कुछ दिखता है आपको? सिर्फ क्या होता है, लफाजी करके और इमोटिव इश्यूज को उठा के और बांग्लादेशियों को बसा के आप चुनाव जीतने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों को नहीं जीत सकते, क्योंकि लोगों को अपने वहां पे तरक्की चाहिए। लेकिन बंगाल के सुधांशु जी निकल के भाग रहे हैं। सुधांशु जी, ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसमें तो मतलब बीच की स्थिति दिखाई दे रही है। बहुमत बनाते हुए, सरकार बनाते हुए तो कोई नहीं दिख रहा। अगर किनारे पर चीजें हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा और संकट हो जाएगा। देखिए, 150 जो है, 150 का आंकड़ा तो मेजॉरिटी का आंकड़ा है ना। नहीं, फिर भी हमारी 146 है ना, मतलब 10-15 अगर ऊपर नीचे और हो तो ज्यादा ठीक है। देखिए सरकार में एक वोट से जीते आपको सरकार बनाने के लिए एक वोट काफी है। जब वोट पड़ जाती है और जब आप जीत जाते हैं, उसके बाद अपनी सरकार की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए बहुत अलग चीजें होती है। लेकिन सरकार जो बदलाव चाहिए बंगाल को, वो बदलाव तो साफ दिख रहा है।
मतलब चलिए। प्रश्न ये था ना कि बंगाल बदलाव दिखाएगा क्या, बंगाल में बदलाव होगा क्या, क्या गुंडाई जीतेगी या लोगों की फ्री विल जीतेगी। मैं दाद देना चाहता हूं, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं बंगाल की जनता को। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपना वोट डाल के मतलब आप इस मान चुके गुंडाई हैं को कि विफल बंगाल कर में दिया। बीजेपी की सरकार बन गई, आप मान चुके हैं? मैं मान चुका हूं कि लोगों ने अपनी स्वेच्छा से जो मत दिया है वो ममता के खिलाफ दिया और भाजपा के पक्ष में दिया है, और वो- इसी वजह जी। से भाजपा की सरकार बनेगी। हम पहले भी कह रहे थे, और ये जो एग्जिट पोल है ये वही कह रहे हैं जो हम कह रहे थे। अच्छा, स्वाभाविक तौर पे देखिए 4 तारीख को ही डब्बे खुलेंगे, असलियत तो 4 तारीख को निकलेगी, लेकिन हम तो उसी बात की चर्चा कर सकते हैं जो दिखाया जा रहा है, जो और दिखाया उसमें जा अगर रहा हमें है, जीता दिखाया जा बिल्कुल रहा है, ठीक कहा जो आपने, हमें दिखाया बिल्कुल ठीक जा कहा। रहा है, मुझे लगता है कि आपका वो ये जो हमारी आकलन, आकांक्षा के साथ आपका आकलन हो सकता है सही हो। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, और 4 तारीख को फिर मिलेंगे, 4 तारीख को चर्चा करेंगे कि क्या वाकई ये स्थिति है। अमिताभ भूषण, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो बीच का खेल है, ये वैसे तो बीच का खेल बड़ा ख़राब होता है, लेकिन ये जो बीच का खेल है, ये बीच का खेल क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितने भी, क्या SIR चला है, क्या कुशासन चला है, क्या फ्रीबीज की योजनाएं चल रही, क्योंकि जहाँ पर भी फ्रीबीज की योजनाएं सत्ता में, हमने झारखंड को देखा कि वहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार थी, वहाँ पर भी कहा जा रहा था कि साहब खेल होने वाला है, और देखिए अभी आने वाला है और आंधी चलने वाली, तूफान चलने वाली है, लेकिन हेमंत सोरेन वापस आ गए। वो कौन सी महिला सम्मान निधि ने बड़ा कमाल कर दिया। तो सत्ता में जो पार्टी है, सत्ता में तो ममता बनर्जी है, उन्होंने भी घोषणा कर दी फ्रीबीज की। तो ये खेल क्या है, खेल थोड़ा सा समझाइए, नैरेटिव देखिए, क्या है? इसमें 2-3 चीजें हैं मनु जी। पहला तो ये है जो आप देख पा रहे हैं ना कि बीच में चुनाव क्यों दिखाई दे रहा है, इस तरफ या उस तरफ क्यों नहीं। टीएमसी की तरफ चुनाव कब दिखाई देता है? टीएमसी की तरफ चुनाव तब दिखाई देता है जैसे 2021 में दिखा या उसके पीछे दिखा। 3 बजते बजते ये तय हो जाता था कि टीएमसी जीत रही है। क्यों? क्योंकि लोग घरों से निकलते नहीं थे और ठप्पा मार परंपरा वहां पूरी हो जाती थी। तब तक 3 साढ़े 3 तक ही सब कुछ डिसाइड हो जाता था। इस बार वो परिस्थिति नहीं है, इसलिए चुनाव उस तरफ का नहीं दिख रहा है। दूसरा जो आपने कहा फ्रीबीज स्कीम, तो फ्रीबीज स्कीम ममता कब लेके आई हैं? जिस परिस्थिति में ममता लेकर आई हैं, उन परिस्थिति में सामने से बीजेपी ने भी घोषणा की है। बीजेपी केंद्र में बैठी हुई है, राज्यों में बीजेपी सरकार चला रही है। फ्री वीज, अगर आप केंद्र की योजना को अगर आप देख ले तो मुफ्त के राशन योजना का कितना बड़ा इंपैक्ट है और डीबीटी ट्रांसफर का कितना बड़ा इंपैक्ट है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए वो जो मसला है कि ममता बनर्जी के उस योजना के कारण, लक्ष्मी भंडार योजना के कारण उनकी सेहत बहुत बेहतर हो जाएगी, मैं उस संभावना से इनकार करता हूं। दूसरी बात यह है कि यह चुनाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ये बीच का चुनाव नहीं है। साफ तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि 50 से 70 सीटें कलकत्ता आसपास, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया जिले के भीतर, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर आप चले जाइए, ये ऐसी सीटें हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। 26% से लेकर के 60% तक वहां आबादी है। तो उन सीटों पर तो बीजेपी किस सूरत में आ जाएगी। अच्छा, दूसरा आप देखिए उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में पिछली बार टीएमसी ने क्लीन स्वीप किया था, इस बार वहां आईएसएफ की मजबूत उपस्थिति दिखाई दे रही है। कितनी सीटें जीत पाएंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन मत प्रतिशत जब आप देखेंगे तो पीरजादा की पार्टी की वजह से ममता को बड़ा नुकसान होगा, और यही कारण है कि इस बार दक्षिण 24 परगना में क्लीन स्वीप की स्थिति नहीं है। बाकी के जिले में जिसका जिक्र अभी राहुल भाई भी कर रहे थे, कलकत्ता आसपास के 4 जिलों का, हुगली, कलकत्ता, हावड़ा और दक्षिण और उत्तर 24 परगना, इन चारों जिलों में बीजेपी की सेहत बहुत बेहतर हुई है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि यह चुनाव भाजपा लाओ से ज्यादा ममता हटाओ का चुनाव है। इस चुनाव में लोग घरों से निकल पाए, और वैसे लोग निकले हैं जो पीढ़ियों से घरों से निकल नहीं पाए थे, मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाए थे, वो निकले हैं। तो उसके कारण यह परिवर्तन बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि जो सीटों की संख्या आप देख रहे हैं ना, कि बीजेपी 140, 145 प्लस माइनस 10-15 सीट पर दिखाई दे रही है, वो इसलिए दिखाई दे रही है कि वाकई चुनाव बहुत नजदीक का चुनाव है। ठप्पा मार चुनाव होता तो यह चुनाव नजदीक का नहीं होता। परिवर्तन की बिल्कुल अगर कोई वैसी बयार बही होती तो यह बीच का चुनाव नहीं होता। ममता हटाओ का चुनाव जरूर है, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग तबके में, जैसा मैंने आपसे कहा कि 50 से 70 सीटें मुस्लिम आबादी की सीटें हैं, तो वहां बीजेपी तो जीत नहीं सकती है। दूसरी उपस्थिति आप देखेंगे तो उत्तर और दक्षिण 24 परगना को छोड़कर आईएसएफ की कहीं उस रूप में मौजूदगी नहीं है। मालदा, मुर्शिदाबाद में आप देखेंगे तो गनी खान चौधरी के परिवार का देख लीजिए या अधीर रंजन चौधरी का देख लीजिए, कांग्रेस की स्थिति देख लीजिए। तो ऐसे में मुस्लिम वोटों के भीतर डिवीजन है, लेकिन हिंदू वोटों के भीतर कंसोलिडेशन है। लेकिन जिसकी चर्चा की जाती है कि भाई अब वो अल्पसंख्यक समुदाय नहीं रहा, अल्पसंख्यक समुदाय भी बहुत बेहतर तरीके से समझता है
इसलिए वो यूनाइट होकर वो वोट करता है। भाई हुमायूं कबीर भी आए तो लगा कि भाई ये किस लिए आ रहे हैं, बाबरी मस्जिद क्यों बना रहे हैं, सबको पता था। उसके बाद उनका स्टिंग ऑपरेशन भी आया, तो ये लगा कि उनकी उपस्थिति तो है, लेकिन इतना चमत्कारी, चाहे वो आईएसएफ की बात कर रहे हैं, पीरजादा की बात कर रहे हैं या फिर हुमायूं कबीर की बात कर रहे हैं, क्या वो असर पड़ पाएगा? क्योंकि बंगाल का जो वोटर है ना, बिहार और बंगाल का वोटर बहुत चतुर होता है, वो बताता कुछ है और करता कुछ है। तो क्या ऐसी स्थिति है? मुझे लगता है कि एग्जिट पोल एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। पोल और पोल्स में मैट्रिज ने बीजेपी को 85 से 95 सीटें दी हैं। बीजेपी को कहां पर? ये आप देखिए असम में, यानी कि सरकार बनना तय है, कहीं कोई शंका की बात ही नहीं है। कांग्रेस को 25 से 32 और करीब 6 से 12 अदर्स को दिया गया है। चाणक्य स्ट्रेटेजी ने कितना दिया है? 88 से 98, कांग्रेस को 22 से 32, अदर्स को 5 और दैनिक भास्कर ने दिया 88 से 100। यानी कि यहां पर आप देखें तो आसाम में बीजेपी की सरकार पूरी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अजीत मंडोला शुरू से ही कह रहे थे कि कुछ गलतियां कांग्रेस ने कर दी हैं, वो गलतियां अगर नहीं की जाती तो तस्वीर कुछ और होती है। ये असम की स्थिति है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मुझे लगता है कि इतने दिनों से अजीत मंडोला साहब, आप जो कह रहे थे, 2 लाइन में आप बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। नहीं, देखिए, ये इसके लिए तो मैं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराऊंगा। वो आकलन नहीं करते हैं, राज्यों को लेकर बहुत उदासीन रहते हैं और उसकी उदासीनता का ही नतीजा है कि असम में आज ये तीसरी बार में कांग्रेस हारने जा रही है और ये हार कांग्रेस के लिए बहुत महंगी साबित होगी, क्योंकि आपका मनोबल गिरेगा। और आपने राहुल गांधी ने अपने करीबी गोगोई को वहाँ पर अध्यक्ष बनाया और आप देखो ना, मैंने प्रियंका को फंसा दिया भाई। नहीं, सबसे बड़ी चीज जी, देखो, सीएलपी लीडर कौन है? मुख्यमंत्री का बेटा। प्रदेश अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री का बेटा। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कौन है? जितेंद्र सिंह। उसको वो भले ही बहुत पुराने राजघराने से। अब स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन किसको बना दिया? प्रियंका गांधी को। बताइए, जो प्रियंका गांधी राज्यों में स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाती है, जो मुख्यमंत्री तय करती है, वो अब एक विधायकों के तय करेगी। ये बड़ा सवाल है। चलिए बंगाल का जल्दी से एक नजर बंगाल पर डाल लेते हैं कि बंगाल के एग्जिट पोल क्या कर रहे हैं। क्या वाकई ये तस्वीर है जो कि दिखाई दे रही है? एग्जिट पोल निकल कर आएंगे, मैं आपको बता दूं। तस्वीर देखिए, बंगाल के एग्जिट पोल क्या कहते हैं। यहां पर साफ तौर पर आपको दिखाई देगा, वहां पर भी बहुत नजदीकी मामला दिखाई दे रहा है, जो कि एग्जिट पोल की तस्वीर है। यहां पर जो मैट्रिज है उसने बीजेपी को 146 सीटें दी हैं, 146 से 161 के आसपास, यानी कि यहां पर बहुमत मिल गया बीजेपी को। टीएमसी को 123 से 140 सीटें, अदर जो है वो 6 से 10 सीटें। चाणक्य स्ट्रेटेजीज ने दिया है 150 से 160 सीटें, यानी कि बहुमत भी करीब करीब मान लिया जाए। टीएमसी को 130 से 40 सीटें दी हैं और 5 सीटें अन्य को। दैनिक भास्कर भी बीजेपी को 155 सीट दे रहा है, यानी कि कह लीजिए कि करीब करीब बहुमत है। और 127 सीटें यहां पर टीएमसी को दी जा रही हैं। अब टीएमसी को दीजिए बहुमत के थोड़ा सा करीब, और यहां पर आप कह लीजिए करीब करीब बहुमत। अब ये जो बहुमत के करीब और करीब करीब बहुमत, जल्दी से एक लाइन बता दीजिए राहुल जी। यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं बिल्कुल आमने सामने की स्थिति, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतनी नज़दीकी मुकाबले, देखिए है कांटे की टक्कर की स्थिति, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि कई बार वोट शेयर में छोटा सा अंतर होने के बावजूद भी सीटों में हम लोग को बड़ा अंतर दिखता है। तो हो सकता है कि एक कारण यह भी तो हो सकता है कि हमको 90% जो मतदान दिख रहा है, ये 90% मतदान में जितने भी वोट कटे हैं, यानी कि पिछली बार के 100% में इतना प्रतिशत, और इस बार में तो 80% से काउंट होगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या तो कट गई। तो मुझे लगता है कि वोट वही है परसेंटेज जो पिछली बार था, क्योंकि ये गिनती 100 की नहीं है, ये गिनती 80% की है, ये ऐसा माना जा सकता है। मनोज जी देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जो वही वोटर लिस्ट था उसमें नाम कटे हैं और बाकी लोग वोट देने जाएंगे तो वो चीजें दिखेंगी और मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखेगा। ये एकदम बिल्कुल आप सैद्धांतिक तौर पर सही कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग देखें तो जिस तरह से ट्रेनें भर भर के आई हैं बाहर से, प्रवासी जो पश्चिम बंगाल के लोग थे उन लोगों ने जमकर मतदान किया है, इस बात को भी हम लोग इसको खारिज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मतदान प्रतिशत वास्तव में जो लोग वोटर लिस्ट में बचे, उन लोगों ने पूरा आखिरी सांस तक प्रयास किया कि वो बूथ पर जाके, चाहे देश के किसी भी हिस्से में हो, वो वोट जरूर डालें वहां पे। लेकिन इस चुनाव के कुछ बड़े 2-3 मुद्दे जरूर हम लोगों को समझना पड़ेगा, जो खाली संक्षेप में खाली पॉइंट जल्दी रखूंगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो कौन उनके मुख्यमंत्री बनेंगे? लोग कहेंगे कि बात की बात है। भारतीय वहां पे जिस तरह से ममता बनर्जी एज ए लीडर के रूप में दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी में क्या शुभेंदु अधिकारी अभी उस रूप में है? क्या शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे? क्या उनको मुख्यमंत्री बना ही दिया जाएगा?
अभी भी वहां पे एक लीडर की जगह खाली, और पश्चिम बंगाल की जनता जान रही है कि उनके सामने में उस रूप में लीडर नहीं रखा गया। और पश्चिम बंगाल के अरे जब बहुमत आ जाता तो फिर जनता की चिंता नहीं, कौन जनता- करता है? फिर नहीं, तो नेता तय करता मैं है। ये- देखिए तमाम राज्य मनोज जी, बीजेपी मैं शासित उसी पे राज्यों कह में रहा हूं। देखिए जनता की चिंता ना करते हुए चेहरा बना दिया गया। मुझे लगता है अजीत जी कुछ दो शब्दों में, अजीत जी नहीं, जल्दी। मैं कह रहा मैं हूं क्या देखिए वहां पे- बीजेपी नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूं कि इसी कारण से लोगों ने जो वोट डाला है, वो वोट डालने में इस प्रकार की स्थितियां ही नहीं आएंगी वहां नहीं, पे। देखिए, क्या वहां पे पर्ची वाली मुख्यमंत्री की स्थिति चलेगी? हम लोग राहुल देखेंगे। आजीत हम जी लोग- जल्दी से। बीजेपी के राज में ये कोई फेस नहीं होता। बीजेपी में एक ही फेस है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उसके अलावा किसी राज्य उसके में अलावा कोई फेस किसी नहीं का है। कोई कुछ नहीं ये है। सब और बेकार प्रधानमंत्री की कह बातें रहे हैं कि हैं। मैं अजीत, शपथ आप ग्रहण सही में कह रहे शामिल हैं। होने उनके आ रहा हूं, लेकिन तो फिर अब आप राजस्थान समझ में लीजिए भजन लाल शर्मा कि वही बनाती चेहरा और उन्होंने- उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा है। इधर ममता बनर्जी, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। प्रेजेंटेड बाय चने का असली स्वाद।